अब हमारी ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, वर्क पावर एनर्जी। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसका प्रूफ किया था हमने। अब आता टॉपिक हमारा पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। डेट इज, हम कह सकते हैं पावर को वर्क अपॉन टाइम। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, तो वर्क डन अपॉन टाइम। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड उसके डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेस करती है फोर्स। तो हमने वर्क की वैल्यू पुट की ऊपर, तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू एफ डॉट एस अपॉन टी। और हम जानते हैं कि एफ डॉट एस एस अपॉन टी कितना होता है, वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डॉट वी, और एफ डॉट वी डेट इज एफ वी कोस थीटा, और थीटा क्या होगा यहाँ पर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब है पावर। पावर को हम इसमें एक और डेफिनेशन आ सकती है ऐसे, पावर इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो नहीं आता। डायमेंशन फॉर्मूला करते हैं पावर का, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसके वर्क डन की होती है डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2, एंड टाइम की होती है m0 L0 T1। तो ये आ गया m1 L2 T-3। हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पता है पावर क्या होती है, एफ वी कोस थीटा, अभी हमने प्रूव किया था ऊपर। तो फोर्स की हमें पता है डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, और वेलोसिटी का होता है m0 L1 T-1। कोस थीटा हमें पता है डायमेंशन लेस होता है, तो हमने वैल्यूज पुट की इसकी, तो क्या आ गया, m1 L1 T-2, m0 L1 T-1। तो इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3। हमारा दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे यूनिट्स। पावर की यूनिट्स क्या होती है, दो तरीके से सिस्टम होते हैं यूनिट्स का, एब्सोल्यूट सिस्टम एंड ग्रेविटेशन यूनिट्स। एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करते हैं तो क्या आता है, जूल पर सेकेंड और वॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्क किसमें लिया है, जूल में लिया है, और टाइम तो सेकंड में होता है, ये तो क्या हो गया, जूल सेकंड, या हम जूल सेकंड को हम वॉट कहते हैं, ये ऐसा यूनिट है। और दूसरी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ग पर सेकंड। अर्ग यहाँ क्या है, वर्क डन हमने इसमें अर्ग में लिया है। दूसरा है ग्रेविटेशन यूनिट्स। ग्रेविटेशन यूनिट्स होगी पहली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड पावर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड पावर। हम ग्रेविटेशन यूनिट्स बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम एब्सोल्यूट यूनिट्स ही यूज़ करते हैं। तो हम पता करते हैं पहले 1 वॉट होता क्या है। वर्कडन हमारा क्या, अगर हमारा वर्कडन 1 जूल है और टाइम क्या है हमारा 1 सेकेंड, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, वर्कडन अपॉन टाइम होता है जो 1 जूल पर 1 सेकेंड, कह सकते हैं हम 1 जूल पर सेकेंड हम कह सकते हैं, या 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज़ द पावर ऑफ अ बॉडी विच वर्क्स एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट एक पावर है किसी बॉडी की जो किस रेट पे काम करती है, 1 जूल पर सेकेंड के रेट पर काम करती है। पावर की हम बहुत सारी यूनिट्स हैं, वैसे तो कुछ बिगर यूनिट्स की बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर ये हम व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम व्हीकल्स के इंजन की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं, स्कूटर्स की, बाइक्स की। 1 हॉर्स पावर किसकी होता है, 746 वॉट। 1 किलोवाट होता है 10 की पावर 3 वोल्ट। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वोल्ट। किलोवाट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे बिजली का बिल आता है उसके अंदर किलोवाट में होती है। हाँ, तो ये बिगर यूनिट्स में हॉर्स पावर हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आगे एग्जाम में काम नहीं आएगा कभी। आगे आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को करने की जो काबिलियत होती है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी की इट इज़ मेजर्ड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना वर्क डन होता है उतनी ही बॉडी में एनर्जी होती है, उतनी वर्क डन कोई वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है, और कोई वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये इंटर रिलेशन है। तो अब इसकी क्या है, एनर्जी की सेम यूनिट्स होती हैं, सेम यूनिट सेम डायमेंशन होती है, किसके साथ, जो वर्क की यूनिट्स होती हैं वही एनर्जी की यूनिट्स होती है। हम कह सकते हैं एनर्जी की यूनिट्स होगी ताकि वो जूल, अर्ग, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 L2 T-3।
अब नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत तरह की होती है, हमने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास से। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हमने 10th में पढ़ी है, अब फिर से हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी की एनर्जी किस मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण, जैसे कि एयर है, एयर मूव करती है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? विंड मिल को मूव करती है। वो विंड मिल से विंड मिल है वो वगडन करता है और उससे हम फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है जो हम पढ़ते हैं छोटी क्लास से, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कैसे आया वो उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी लाइंग एट अ स्टेट एट रेस्ट। हमने एक बॉडी कंसिडर की, ये जो रेस्ट पर है, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। उस पर एक फोर्स लग रही है F, देन मूव इट्स इन ऑन डायरेक्शन फॉर डिस्टेंस s। जो फोर्स लगने के कारण वो v वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रही है, मूव कर रही है, s डिस्टेंस कवर कर रही है साथ में वो, तो वर्कडन कितना हो गया उसका? F.s वर्कडन हो गया Fs cos 0। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो एंगल कितना हो गया? 0। तो cos थीटा क्या है यहाँ पर? 0। तो वर्कडन हो गया हमारा Fs। और फोर्स क्या होती है? मास एक्सेलरेशन, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन में। तो आ गया इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v² - u² इक्वल टू क्या आता है? 2as। तो v² इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हमें पता है u 0 हो गया, 2as। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v²/2s। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है वर्कडन वाली और सेकेंड इक्वेशन है एक्सेलरेशन की। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम वर्कडन पुट करते हैं तो क्या होगा? m v²/2s इंटू s। एस से एस कैंसल, क्या बच गया? हाफ mv²। ये आ गया हमारा वर्कडन। और ये वर्कडन किसके फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ये आती है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, जो हम ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आता है, 2-3 नंबर के आता है क्वेश्चन ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड कॉन्स्टिपेशन। अब जैसे क्या होता है, एक बॉडी है, उसकी एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? उसकी हाइट के कारण होती है। वो बॉडी किस हाइट पर, उसकी पोजीशन के कारण होती है, किसी मोशन के कारण नहीं होती। मोशन के कारण सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में होती है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टूवर्ड्स हाइट h अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमने एक बॉडी है, हम उसका जिसको हमने माना है मास m है, वो हम उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वर्कडन उसका क्या हो जाएगा? F.s Fs cos थीटा। तो यहाँ से वर्कडन रहता है हमारा, फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ क्या है? g, तो mgh। h क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या कितना कवर किया हमने? हाइट होती है, हाइट h हो गया। तो ये वर्कडन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आती भी एग्जाम में काफ़ी बार, 2-3 मार्क्स की तो कम से कम आती है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। कंसिडर अ मासलेस स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द एंड अदर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड टू अ मास m। हमने कंसिडर किया है कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक फिक्स स्पॉट पे अटैच किया हुआ, फिक्स्ड पार्ट है इसका, और दूसरा पार्ट उसका किसी मास से अटैच है m, जिसको हमने लिया है। ये स्प्रिंग है वो मासलेस है, इसके अंदर कोई मास नहीं, हमने ऐसे कंसिडर किया है। मासलेस स्प्रिंग है, अटैच टू मास m, मास m से अटैच किया है। व्हेन मास m इज पुल्ड टू द राइट, जब इस मास m को हम राइट की तरफ पुल करते हैं फॉर स्मॉल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए? x डिस्टेंस के लिए, तो उसमें एक फोर्स लगती है जिसके हम कभी रबर बैंड को खींचते हैं, तो हम यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं, एक पॉइंट को यहाँ से खींचते हैं, तो क्या होता है? वो बाद में वापस यहाँ आता है,
बाउंसिंग मतलब जब हम छोड़ देते हैं उसको यहाँ आ जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है स्प्रिंग के अंदर। ऐसे ही वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स होती है रबर बैंड के अंदर। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डिस्प्लेसमेंट। जितना हम ज़्यादा खींचेंगे उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स क्या हो गया? माइनस के एक्स। के तो इसलिए है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये माइनस क्यों आया? आप सोच रहे होंगे माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस का सिंबल आया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, इसमें मैंने थोड़ा डायग्राम एलाबोरेट करके बनाया भी है, जिसकी एक बॉडी है उसको हमने फिक्स सपोर्ट से अटैच किया हुआ है। ये मास एम है, ये स्प्रिंग है, ये पोजीशन हमने ली है बॉडी की ए। अब सेकंड हम करते हैं उसको एक्स डिस्टेंस से राइट की तरफ पुल करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर आगे बॉडी पोजीशन बी पर, डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में लगेगी, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। अब हम कहते हैं इसको थोड़ा सा और हमने मूव किया डिस्टेंस डी एक्स के लिए, तो ये मास एम हो गया, ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रही है। ऐसे 3 स्टेज बनेगी ए बी सी। स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। अगर हमें ए से बी मूव करने के लिए बॉडी को अगर डब्ल्यू वर्क डन चाहिए एक्स डिस्टेंस के लिए, तो हमने लेट किया कि डी एक्स डिस्टेंस के लिए कितना चाहिएगा? डी डब्ल्यू डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि डी एक्स के स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, तो डी डब्ल्यू हमने यहाँ यूज़ किया है। तो अब आता है स्मॉल वर्क डन के लिए, तो हमने क्या स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज गिवन बाई, क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? डी डब्ल्यू एफ डी एक्स कोस थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पर? 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना 180 का है। तो ये फोर्स क्या थी हमारी पे? हमने पहले किया था माइनस के एक्स डी एक्स तो है ही यहाँ डिस्टेंस डी एक्स, और कोस 180 होता है -1, तो यहाँ से डी डब्ल्यू आ गया के एक्स डी एक्स। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। हम पोजीशन यहाँ से जहाँ एक्स की वैल्यू 0 थी, 0 से उसको यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन किया उसने, वो निकालेंगे। फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स, तो वर्क डन हो गया हमारा। इंटीग्रेशन करेंगे डब्ल्यू से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट्स होगी 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स। के कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? लिमिट्स है 0 टू एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। अब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वेयर। हमें पता है ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी हाफ के एक्स स्क्वेयर। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल हमने 10th में भी पढ़ा था और उसकी डेरिवेशन की थी, लेकिन हम फिर से ये करेंगे क्योंकि 11th के सिलेबस में ये है भी, और डेरिवेशन कभी कभार आ जाती है इसकी 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की आती ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या है इसका ये लो क्या कहता है? एनर्जी हम कभी भी अपना बनती भी नहीं है, ना कभी ख़त्म होती है, ये सिर्फ अपनी फॉर्म बदलती है। जैसे साउंड एनर्जी से हीट में कन्वर्ट हो गई, हीट से इलेक्ट्रिकल में, ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन ये कभी बन सकती ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती। डेट इज़ टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हम प्रूव करेंगे एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूफ है कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज़ एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड। हमने कंसिडर किया है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है, वो एक हाइट है h पर है, पॉइंट A ये है। पॉइंट A पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। v0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, जो हाइट है, हाइट h ही रहेगी इसमें। टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh, ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इस पॉइंट पर, हमने कोई भी पॉइंट ले लिया B, A ग्राउंड से और हवा के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, हम कह सकते हैं। उसका हमने मान लिया कि ये उस पर इसकी वेलोसिटी है VB, उस पॉइंट पर वेलोसिटी है,
और जब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये डिस्टेंस A to B कितना कवर किया उसने, x डिस्टेंस कवर किया है। तो v² माइनस u² क्या होता है 2gs, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वहाँ से vb की वैल्यू क्या आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी ही, तो vb² इज माइनस 0² क्या हो गया 2gx, तो vb की वैल्यू आ जाती है √2gx। तो बात थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m vb² हो जाएगी, हम vb²। अब vb की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे क्या थी 2gx, तो हाफ m इंटू 2gx, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी थी mgx। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है mg, और जितना ये उसकी हाइट होती है, हाइट bc, ac है हमारी h, a भी हमारी x है, तो bc कितनी हो जाएगी h माइनस x, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी mg माइनस x। टोटल एनर्जी होगी mg h माइनस x प्लस mg x, डेट इज कैंसिल हो जाएगा, तो mg h, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आती है एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर क्या होती है, हमने लेट की वीसी वेलोसिटी है बॉडी की। जब वो पॉइंट सी कौन से, जब वो बॉडी ग्राउंड को हिट करती है, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2gs होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। vc माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी ही, और उसने डिस्टेंस इस बार कितना कवर किया h, तो 2gh, तो vc आ गया हमारे यहाँ, vc² क्या आ गया हमारा 2gh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ mvc², vc² की हम वैल्यू पुट करते हैं 2gh, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे आ जाएगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि हमारी हाइट तो 0 है ही, इसलिए। तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज mgh प्लस 0 इक्वल टू mgh। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, मतलब एट पॉइंट ए बी सी, दोनों केस में हमारे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई थी mgh। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ क्लियर डैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम होता है mvp, जिसको हम कहते हैं p से रिप्रेजेंट करते हैं। m हमारा क्या है मास ऑफ द बॉडी, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा p mv। काइनेटिक एनर्जी को हमने लिए e के से लिखा है कि हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m² v² अपॉन m, हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया है इसके अंदर। m² v² कितना क्या होता है, ये p² होता है, p² और नीचे 2m है तो 2m, तो यहाँ से e के कितना आ गया p² अपॉन 2m। ये हम इसको थोड़ा 2m को इस साइड लेके जाएं और p का अंडर रूट कर दें, तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू √m e के। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम